हेलो गाइस, आई थिंक यू ऑल आर फाइन। तो मेरे पास बहुत दिन से कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे रिगार्डिंग HPCL इंटरव्यू। तो फिर मैंने सोचा कि उनको मैं आपके जवाब दे दूं, और मैंने कुछ कमेंट्स में जवाब भी दिए थे। तो जिसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं और कुछ क्वेश्चंस को मैंने मर्ज भी किया है। तो फिर जैसे कि बहुत नॉर्मल से क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हाँ ठीक थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस थे थोड़े से सेंसलेस भी थे, तो वो मैंने नहीं पिक किए हैं और बाकी चीज़ें मैंने की हैं। तो उनमें से मैंने जैसे कि कुछ क्वेश्चंस पिक किए हैं। तो जैसे कि कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, जीन्स भी पहन के जा सकते हैं क्या। मुझे आप लोगों से बस थोड़ा सा ये क्लियर करना है भाई, आप प्रोफेशनल करियर में हो और आप अगर बीटेक ग्रेजुएट हो तो आप एक प्रोफेशनल, एक इंजीनियर हो या बनने वाले हो, तो थोड़ा सा आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि इंटरव्यू में जीन्स वगैरह चीज़ों को इग्नोर करिए। और आई रिकमेंड कि आप अगर फॉर्मल ड्रेस पहन के जाएंगे, इससे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा इंटरव्यूअर पर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। और कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि सर की लैंग्वेज इंटरव्यू में किस टाइप की लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश या बोथ। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि इन नदर्न स्टेट आप हिंदी इंग्लिश दोनों यूज़ कर सकते हो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। और इन सदर्न स्टेट यू मस्ट नो इंग्लिश आई थिंक। और आपको जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, अगर आप नदर्न स्टेट में हो, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो, जिस लैंग्वेज में भी आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि सदर्न स्टेट में ऐसा हो सकता है कि एग्जामिनर जो हो वो साउथ का ही हो, तो फिर हो सकता है कि वो आपकी रीजनल लैंग्वेज जानता हो या नहीं जानता हो। तो साउथ का होगा, अगर आप यहाँ से जा रहे हो वहाँ, तो फिर दिक्कत होगी एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग में। तो इसलिए सदर्न में इंग्लिश का यूज़ कर सकते हो, नदर्न में हिंदी इंग्लिश दोनों का यूज़ कर सकते हो। और फिर मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा था कि सर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इजी या टफ। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं होता है कि इजी क्वेश्चंस पूछना है या टफ क्वेश्चंस पूछना है। वो डिपेंड करता है आपका इंटरव्यू किस फेज में चल रहा है, स्टार्टिंग फेज में है, लास्ट फेज में है। और डिपेंड करता है कि एग्जामिनर का मूड कैसा, माइंड कैसा, ये सारी चीज़ें में डिपेंड करती हैं कि आप जैसे इंटरव्यू जब स्टार्ट हुआ, मान लीजिए सुबह 10 बजे या 12 बजे तक चलता है, जो भी चलता है, 4 बजे तक चलता है, जिस भी टाइम तक चलता है, तो वो भी डिपेंड करता है कि क्या पता एग्जामिनर एग्जॉस्ट हो गए हों चीज़ों से, तो फिर उस चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो यही कहूँगा कि आपसे ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं होता है कि आपको इजी क्वेश्चंस पूछेगा या वो टफ क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर। मैं आपको लास्ट में एक टिप भी दूंगा कि कैसे आप इंटरव्यू को मोल्ड कर सकते हो और कैसे आप अपने क्वेश्चंस को कैसे उनके माइंड में डाल सकते हो। वो चीज़ें होती हैं जो आप चाहते हो वो पूछें, तो वो भी आप कर सकते हो। फिर इसके बाद में मेरे पास क्वेश्चन आ रहा था कि आफ्टर हाउ मेनी डेज इंटरव्यू विल बी शेड्यूल आफ्टर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो मैं आपको बता दूं, इसमें इंटरव्यू शेड्यूल होने में हो सकता है कि 45 to 60 डेज भी लग सकते हैं, 30 डेज भी लग सकते हैं। मेरे केस में 60 डेज लगे थे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आप लोग इतना एकदम जल्दबाजी करते हैं कि अरे सर मैंने अभी 10 दिन पहले मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, कब मेरी डेट आएगी इंटरव्यू की, कब आएगी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हो सकता है कि 30 to 45 डेज, मे बी 60 डेज, मे बी 70 डेज। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा, और इसके साथ साथ जो भी आप कर रहे हैं, पैरेलल में पढ़ रहे हैं, वो पढ़ाई जारी रखिए, अपना जो भी है इंटरव्यू की तैयारी करिए आप। और फिर मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि सर प्रोविजनल डिग्री भी सबमिट कर सकते हैं क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं प्रोविजनल डिग्री, जब तक आपकी जो ओरिजिनल डिग्री है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं आ जाते हैं, तब तक आप प्रोविजनल भी सबमिट कर सकते हैं। और आफ्टर दी ज्वाइनिंग आपको वो चीज़ सबमिट करनी होगी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो सबमिट मतलब कि फोटोकॉपी वगैरह, तो उस चीज़ को मतलब वेरिफिकेशन के लिए आफ्टर द ज्वाइनिंग वेरिफिकेशन होता है एक बार, तो उसमें आपको दिखाना पड़ेगा। और फिर इंटरव्यू का रिजल्ट, मेरे से बहुत लोग पूछ रहे थे कि इंटरव्यू का रिजल्ट कब आएगा अगर इंटरव्यू देंगे तो मैं आपको बता दूं कि इंटरव्यू का रिजल्ट इन केस 2 to 3 डेज भी लग सकते हैं। और मतलब ज़्यादातर ऐसा होता है कि नेक्स्ट डे ही आपका इंटरव्यू के रिजल्ट आ जाता है, और मे बी पॉसिबल कि उसी दिन आपका मेडिकल हो जाए या फिर नेक्स्ट डे आपका जो भी है वो बताएंगे। मेरे केस में अगले दिन मेरा इंटरव्यू का रिजल्ट आ गया था और उसी दिन मेरा मेडिकल हो गया था।
तो फिर आपका ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। फिर मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा था कि जैसे कि आप सिविल अप्रेंटिस में आपको क्या सीखने को मिला, और क्या आप सिविल से हो तो सिविल के बारे में ही सीखने को मिलता है या कुछ और भी सीखने को मिलता है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस थे। एक जेन्युइन क्वेश्चन है कि सिविल का एक्सपीरियंस मिलता है या मैकेनिकल, सिविल मैकेनिकल या सीएस वगैरह का भी मिलता है, मतलब ऐसा कुछ अदर ब्रांच का मिलता है अगर आप सिविल से हो तो मैं आपको बता दूं, अगर आप सिविल से हो तो जैसे कि वहाँ टर्मिनल में ऑयल टैंक्स का कंस्ट्रक्शन, बाउंड्री वॉल्स का कंस्ट्रक्शन, साइडवेज, वॉकवेज, ड्रेन, कल्वर्ट्स एटसेट्रा कंस्ट्रक्शन होता रहता है। तो वहाँ पर आपको ट्रेनिंग करवाएंगे, वहाँ पर आपको इट इज़ लाइक योर प्रैक्टिकल। आपको सबसे पहले वो आपको बताएंगे, ट्रेन करेंगे 1 महीने 2 महीने, फिर हो सकता है आपको टास्क भी दें, फिर आपको साइट पे खुद से जाके चीज़ें देखनी है और देख के रिपोर्ट करनी है आपके सीनियर ऑफिसर को, तो वो भी चीज़ हो सकती है आपको करवाएं। तो मतलब आप इतना मान के चलिए, आपको अगर सिविल से जा रहे हैं तो सिविल के ही बारे में सीखने को मिलेगा, कंस्ट्रक्शन साइट के बारे में सीखने को मिलेगा और सारा प्रैक्टिकल वर्क आपको देखने को और सीखने को मिलेगा। और जैसे कि इस जो सर्टिफिकेट है, जो सर्टिफिकेशन है, इसका क्या यूज़ हो सकता है, तो मैं आपको इसका यूज़ बता दूं। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। सबसे पहले तो आपको स्टाइपेंड मिल ही रही है, फिर उसके बाद में भी अगर आप इस सर्टिफिकेशन के साथ में अपने रिज्यूमे में, आपका ये समझिए आपको ये गोल्डन पॉइंट्स है। अगर आपके रिज्यूमे में ये लिखा हुआ है और आपके पास सर्टिफिकेशन है तो आपके पास ये गोल्डन पॉइंट्स हैं। अगर आप कहीं भी दूसरी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, क्योंकि आपके पास 1 साल का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, आप ट्रेंड हैं, उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे आप पर, इसलिए आपको प्रेफर करेंगे अदर कैंडिडेट के मुकाबले। भी डाउट्स थे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ और भी डाउट रहते हैं वो भी आप बताइएगा, वो भी मैं अगर पॉसिबल हुआ तो कमेंट में ही मैं उनके जवाब दूंगा, और वरना फिर जो भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो उसमें भी जवाब दे सकता हूँ। और मैं एक लास्ट, जैसे कि मैंने बोला था कि आप कैसे अपने इंटरव्यू को मोल्ड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू, तो जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपसे क्वेश्चन सबसे पहले वही पूछते हैं कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो आपको अपने बारे में बताना है। आप फिर उसमें अपने जो भी स्किल्स होंगे वो बताएंगे आप, और अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर वगैरह कर रखा है तो वो बताएंगे आप। फिर उसके बाद में अगर आपने उसके साथ में अगर कुछ ट्रेनिंग वगैरह भी कर रखी है अपने क्लासेस के दौरान, अपने कोर्स के दौरान, और फिर उसके साथ में आपका जो भी फाइनल प्रोजेक्ट, मिनी प्रोजेक्ट, जो भी मतलब मेन प्रोजेक्ट, मिनी प्रोजेक्ट जितने भी आप बनाते हैं वो चीज़ें बताएंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन वहीं से आएगा। अगर आप इन चीज़ों से मिस करेंगे आप अपने इंटरव्यू के दौरान, अपने इंट्रोडक्शन के दौरान, तो वो क्वेश्चन हो सकता है कहीं से भी आए। अगर आप ये चीज़ें मेंशन करेंगे तो आपका क्वेश्चन यहीं से आएगा। और आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, कोई भी ऐसा टेक्निकल वर्ड नहीं बोलना है जिसकी आपको जानकारी कम है या आप जिसके बारे में कम जानते हैं। तो ऐसी चीज़ें ना बोलिए जिसका आंसर आपको ना पता हो, या आपके मुंह से ऐसी चीज़ें, ऐसे टेक्निकल वर्ड्स नहीं निकलने चाहिए जिसका आपको मीनिंग नहीं पता है। क्योंकि होता यह है कि जब आप वो चीज़ें बोलते हैं तो फिर उनको वही चीज़ें क्लिक करती हैं, वही चीज़ें आपसे पूछते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, आप वही चीज़ें बोलिए जिनका मीनिंग आपको पता है। और बाकी आपका जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं वो आपके कोर्स से रिलेटेड पूछेंगे, और आपके जो भी सब्जेक्ट्स होंगे, सॉइल है, आरसीसी है, इन सारी चीज़ों से, सर्वे से पूछ सकते हैं और कंक्रीट से पूछ सकते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। सो आई थिंक आपके जो भी क्वेश्चन हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर बाकी और भी क्वेश्चन हो तो बताइएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, लगे रहिए। थैंक यू।